Welcome to Educator Coaching Classes, guys. So, my name is Sunny, and today we'll discuss first mock test for ICAR. ICAR टेस्ट सीरीज़ और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप जो एजुकेटर के नाम से है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ड्रॉपर बैच के लिए नीट और जेई में हमें ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 1। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ़ द फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 30 मेगाहर्ट्ज़, द लेंथ ऑफ हाफ वेव डाइपोल इज़, जो हाफ वेव डाइपोल है उसकी लेंथ क्या होगी? तो जैसे ये वेव है हमारी, ओके, तो हाफ वेव डाइपोल यानी कि ये सपोज जैसे हमारे पास ये ट्रफ होता है, ऊपर इस नीचे ट्रफ होता है और ऊपर जो है क्रस्ट होता है, तो दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। अगर हमने निकालना है हाफ वेव डाइपोल की लेंथ, तो बेसिकली जो लेंथ होगी वो होगी हाफ ऑफ वेव लेंथ। तो अभी हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, हमने निकालनी है वेव लेंथ। तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। तो अगर हम यहाँ से लैम्डा को निकालें, मतलब वेव लेंथ को निकालें, तो वो आ जाएगा C/f, और C होती है हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन 30 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करना है इसको। सो ये हो जाएगी 30 × 10⁶ मेगाहर्ट्ज़ से हम सिंपल में इसको हर्ट्ज़ में चेंज कर देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा, ये बन जाएगी हमारे पास 2 ज़ीरोस, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10, यानी कि ऊपर बचेगा मेरे पास 100 और नीचे बचेगा 10, तो ये आ जाएगा 10, यानी कि वेव लेंथ आई हमारी 10 मीटर। तो लेंथ कितना आ जाएगा हमारे पास? लेंथ आ जाएगा वेव लेंथ का हाफ, मतलब ये आ जाएगा 5 मीटर। ओके, सो दिस इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शंस आर एडेड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेक्टर इज इक्वल टू। बोलता है दो वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, जैसे सपोज ये हमने ले लिया A वेक्टर और ये ले लिया B वेक्टर। इसने बोला है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो उनका जो मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, मतलब इनका जो टोटल वेक्टर आएगा, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो उसका मैग्नीट्यूड जो है बेसिकली प्लस होता है, ऐड होता है, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को सम करके आता है। मतलब अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका हम मैग्नीट्यूड लेंगे और उनको ऐड करेंगे, तो इसका आंसर सीधा सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स होगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3.0 लीटर। तो हमारे पास गैसर जो है वो हीट कर रहा है वाटर को, और किस रेट से हीट कर रहा है? सॉरी, वाटर जो है फ्लो कर रहा है 3.0 लीटर पर मिनट, और यहाँ पे जो टेम्परेचर में चेंज है वो 27 डिग्री से 77 डिग्री है। तो यहाँ पे सीधा डेल्टा T आ जाएगा हमारे पास 77 - 27, सो 50 डिग्री सेल्सियस। और रेट जो है वो कितना है हमारे पास? 3 लीटर पर मिनट। तो लीटर से हम लोग चेंज कर देंगे इसको मीटर क्यूब के अंदर, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर मिनट। तो रेट ये आ रहा है हमारे पास। अगर हम मास को देखें तो जो डेंसिटी होती है वो होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से मास आ जाएगा हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास जो वाटर की डेंसिटी है होती है 10⁻³ इंटू वॉल्यूम जो है, कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है? 3 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा मास हमारे पास 3 किलोग्राम। तो ये आ गया हमारे पास मास। अब ये हमारे पास दे रखी है हीट ऑफ कंबस्शन। कितना हीट ऑफ कंबस्शन है? हीट ऑफ कंबस्शन है मेरे पास 4.0 × 10⁻⁴ जूल पर ग्राम। अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करना चाहें तो 4 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻⁴ इक्वल टू 4 × 10⁻⁷ जूल पर किलोग्राम।
एंड स्पेसिफिक हीट, देखो हमें चाहिए 2-3 चीज़ें। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर चाहिए विच इज़ सी का वैल्यू होता है 4.2 इंटू 10⁻3, ये हमने याद रखना है। एंड जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू यानी टोटल हीट का फॉर्मूला होता है mc∆T। तो अगर हम मास देखें तो 3 किलोग्राम है, स्पेसिफिक हीट हमने वाटर की लिख रखी है 4.2 10⁻3 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 50। ओके, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन 1। और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास कितनी, वो होगी हमारी कितनी, मास इनटू हीट ऑफ कंबस्चन। तो मास हमारे पास है नहीं, हीट ऑफ कंबस्चन है 4 इंटू 10⁻7, ये हमने निकाला हुआ है। तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 में भी हीट का वैल्यू है और इक्वेशन 2 में भी हीट का वैल्यू है। सो हम इसको करेंगे कंपेयर, तो यहाँ से हमारा जो मास है वो निकल के आ जाएगा और इट विल बिकम आउट लाइक 15.75 ग्राम पर मिनट। सो यहाँ पे ये कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, सो द मास विल बी 15.75। यू विल कंपेयर द इक्वेशन 1 एंड 2 और यहाँ से इसको सारे को इसके साथ रखना है सामने और आंसर विल कम आउट 15.71। बोलता है नेक्स्ट में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन AC करंट इज़ 50 हर्ट्स इज़ 10 एम्पियर। हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है 10 एम्पियर और फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 50 हर्ट्स। तो यहाँ पे करंट दे रखा है मेरे पास कितना 10 एम्पियर और फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्स। ओके, हमारे पास रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है विच इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू I डिवाइडेड बाई √2। और अगर हमने करंट का वैल्यू निकालना है, पीक वैल्यू, दिस इज़ द मीन और पीक वैल्यू निकालना है तो ये जाएगा √2 इंटू रूट मीन स्क्वायर। तो ये बनेगा मेरे पास √2 1.41 मल्टीप्लाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेरे पास है 10 यस, तो ये बन जाएगा 14.1 एम्पियर। तो ये आ गया मेरे पास करंट। ठीक है, दूसरा मेरे पास जो यहाँ पे हमने दूसरी चीज़ निकालनी है, टाइम कितना लगेगा। तो टाइम लगता है हमारे पास T/4, कितना लगता है T/4, टाइम लगेगा T/4 और T/4 टाइम इक्वल टू T/4। और यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन देखें तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/4f। सो फ्रिक्वेंसी मेरे पास गिवन है विच इज़ 50 1/200। और अगर हम इसको वैसे कैलकुलेट करें तो 0.5 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। फर्दर अगर इसको मॉडिफाई करें तो 5 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा। सो आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। हमारे पास करंट आया 14.1 और हमारे पास जो टाइम आया वो आया 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। एक ट्यूब का जो लेंथ है वो है L, इज फिल्ड कम्प्लीटली विद द इनकम्प्रेसिबल लिक्विड M एंड क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स। तो हमारे पास क्या है, एक ट्यूब, उसका जो लेंथ है वो है L और ये जो ट्यूब है वो दोनों साइड से एक्चुअल में बंद की गई है। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, जो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस ट्यूब को रोटेट करा अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको सपोज ऐसे रोटेट करा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। द फोर्स एक्सर्टेड बाय, फोर्स कितनी लगेगी इसके ऊपर, ये हमने निकालना है। सो लेट्स सी। तो अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा मेरे पास एक सेकेंड। फोर्स का फार्मूला बनेगा मेरे पास m ओमेगा स्क्वायर
एल लेंथ जो है विल बिकम हाफ, सो ये बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वेयर एल बाय 2. सो आंसर विल बी डी. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. A light bulb and an open coil induction are connected in series. तो एक बल्ब है हमारे पास और एक है हमारे पास इंडक्टर. इनको हमने सीरीज़ में एक दूसरे के साथ साथ कनेक्ट किया हुआ है. इफ़ एन आयरन रॉड इज़ इंसर्टेड इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर के बिल्कुल अंदर जो है वो एक आयरन रॉड डालनी है. द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब विल बी, लाइट बल्ब का जो ग्लो है वो कैसा होगा. तो लाइट बल्ब का जो ग्लो है उसको देखने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम इसके अंदर आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे देन एक्चुअल में होगा क्या. तो देखिए करंट जो होता है वो होता है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है. और क्योंकि ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है? बेसिकली वो ऑब्स्ट्रक्शन विच इज़ ऑफर्ड बाय द फ्लो ऑफ द करंट बाय एन इंडक्टर. मतलब जब इंडक्टर में से करंट पास करेंगे तो इंडक्टर जो है वो अपने में से करंट के आने का जो है विरोध करेगा. सो उस केस में जो रेजिस्टेंस रहेगा उसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो जब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दी रॉड, तो रॉड इंट्रोड्यूस करने से बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा या कम ग्लो करेगा. तो देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, बेसिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो होगी इंक्रीज़. क्यों? क्योंकि इसमें आ जाएगा जब हमने रॉड इंट्रोड्यूस कर दी तो इसकी रिएक्टेंस जो है वो बढ़ गई. तो यानी कि इसके अंदर जो करंट है वो क्या जा रहा है, कम जा रहा है. करंट जो है इसके अंदर क्या जाएगा, कम जाएगा. अगर करंट कम जाएगा तो वोल्टेज भी कम हो जाएगी. अगर वोल्टेज कम होगी देन ये जो है वो कम ग्लो करेगा. सो इट विल डिक्रीज. So let's move to next one. Root mean square velocity of a gas molecule is 300 meter per second. If the absolute temperature is reduced to half, अगर टेम्परेचर को हम हाफ रिड्यूस कर दें एंड मॉलिक्यूलर वेट को डबल कर दें तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी. तो रूट मीन स्क्वायर के पहले फार्मूला लिख लेते हैं. फार्मूला होता है हमारा √3RT बाय m. तो ये गिवन है कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड. अब बोलता है कि ये जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है इसको चेंज करना है, और चेंज करने से क्या होगा, रिड्यूस टू हाफ. टेम्परेचर को हाफ कर दो. तो टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, हाफ. टेम्परेचर को हाफ कर दिया और जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको डबल कर दिया. मॉलिक्यूलर वेट है उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी कि 2m कर दिया. तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 3RT बाई ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा 4m. ये जो नीचे वाला 4 है वो आ जाएगा बाहर, यानी कि 1/2 3RT बाय m. ये जो चीज़ है वो एक्चुअल में v का वैल्यू है, यानी कि ये बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2. तो ये बन रहा है हमारे पास 150 मीटर पर सेकेंड. तो यानी कि जो स्पीड है वो बन जाएगी बाद में 150 मीटर पर सेकेंड अगर हम मॉलिक्यूलर वेट को डबल कर दें और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसको हाफ कर दें. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. सो होता है हमारे पास एक लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इज क्लोजली बाउंड एज अ स्पाइरल ऑफ एन टर्न्स. कैपिटल एन टर्न्स है हमारे पास, और स्पाइरल हैज़ एन इनर रेडियस small a and outer radius b. The spiral lies in the xy plane and steady current I flows through the wire. Z component of the magnetic field at the center. Magnetic field कितनी होगी, तो magnetic field हमने याद रखनी कि जो magnetic field होती है वो होती है हमारी म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 b माइनस ए log b by a. Let's move to next one. The radiation is incident on a photoelectron एमीटर. द स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है. स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V हमारे पास दे रखा है विच इज़ 9 वोल्ट, V0 से लिखते हैं. E/m फॉर द इलेक्ट्रॉन इज E/m का वैल्यू भी दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम. द मैक्सिमम वेलोसिटी द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज. मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं और हम यही फार्मूला आगे चल के भी अप्लाई करेंगे अगर किसी इस तरह का क्वेश्चन कोई आता है. तो जो
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है विच इज़ हाफ mv² विल बी इक्वल टू EV0. सो यहाँ से अगर V मैक्स का वैल्यू निकालें विल बी इक्वल टू टू जाएगा ऊपर EV0/m, और E/m का वैल्यू है, V0 का वैल्यू भी है, तो हम डाल देंगे यहाँ पे 2. E/m का वैल्यू है दिस 1.8 10⁻11 इंटू यहाँ पे V0 का वैल्यू भी है हमारे पास कितना 9 वोल्ट. सो 9 वोल्ट एंड फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 1.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. तो ये है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. इफ अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल ही फाइंड्स दैट द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, जैसे ये हमारा होता है इक्वेटर, बिल्कुल सेंटर से जो जा रही है इक्वेटर से पोल की ओर, यहाँ पे होता है हमारा नॉर्थ पोल और नीचे होता है हमारा साउथ पोल. बोलता है कि जैसे सपोज इक्वेटर से कोई पोल की तरफ जा रहा है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज़ होगा. इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि सेंटर से देखो अर्थ जो है वो एलिप्टिकल है, इस तरह से एलिप्टिकल यानी कि पूरा सर्कल लाइक स्फेयर की तरह नहीं है, लाइक चपटी सी है. तो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है इसका वो ज़्यादा होता है, मतलब इक्वेटर वाला जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, और यहाँ पे जो पोल्स का डिस्टेंस होता है वो कम होता है. अगर डिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पे जो g का वैल्यू है वो हो जाएगा इंक्रीज. ओके, सो इट विल इंक्रीज क्योंकि पोल का डिस्टेंस जो है वो नियर होता है, इक्वेटर का कम होता है. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. अ टेम्परेचर 300 केल्विन एंड एन टाइप सिलिकॉन कंटेन्स डोनर कंसंट्रेशन, और जो नंबर ऑफ डोनर्स एटम्स हैं वो भी दे रखे 10⁻14, उनका वॉल्यूम दे रखा है. इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni, उनकी जो वॉल्यूम है, जो बेसिकली इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, मतलब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनकी कंसंट्रेशन दे रखी है. अज्यूम दैट द माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम ऑफ होल इज, जो लाइफ टाइम है वो दे रखा है, जो टाइम पीरियड है, लाइफ टाइम है, कितने टाइम तक वो एग्जिस्ट कर रहे हैं होल्स, वो दे रखा है 10 माइक्रोसेकेंड. देन द लाइफ टाइम ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, जो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका लाइफ टाइम क्या होगा. तो इसका निकालने का एक फार्मूला होता है, जो लाइफ टाइम है मेजॉरिटी कैरियर्स का होता है ND डिवाइडेड बाय Ni होल स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ होल्स, टाइम पीरियड्स ऑफ होल. टाउ n यानी कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा ND, जो कंसंट्रेशन है हमारे पास डोनर एटम्स की वो है 10⁻14 डिवाइडेड बाय Ni कितना है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻10 होल स्क्वायर इंटू जो हमारे पास टाइम पीरियड आया हुआ है होल्स का, वो आया हुआ है 10 माइक्रोसेकंड, यानी माइक्रो को हम चेंज कर देंगे 10⁻6. तो ये जो है सारा कैलकुलेट करके आ जाएगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है उनका जो लाइफ टाइम है वो आ जाएगा 444.4 सेकेंड, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. ठीक है, ये आपने कैलकुलेशन कर लेनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E is dash the charge density in the ideal conductor is 0. तो E का वैल्यू बताना है गॉस के अकॉर्डिंग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आइडियल कंडक्टर की वो क्या होती है. तो आइडियल कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू दिस ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का इतना मास दे रखा है 2.0 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम टू रेज इट्स टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से 45 डिग्री सेल्सियस पर हमने
इसको रेज करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, N2 का जो मास है वो दे रखा है, R जो गैस कांस्टेंट है उसका वैल्यू दे रखा है। तो जो हीट होती है डेल्टा क्यू, उसका सीधा फार्मूला है हमारे पास N नंबर ऑफ मोल्स Cp डेल्टा T। अभी हम लोग यहाँ से निकालेंगे N और Cp। डेल्टा T हमारे पास दे रखा है विच इज़ 45, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से Cp का वैल्यू, बिकॉज ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए Cp का वैल्यू आएगा N/7/2 इंटू R, 7/2 इंटू R, R जो है हमारे पास 8.3 है, सो इट विल बी 29.05 जूल पर मोल पर केल्विन। उसके बाद दूसरा हमने निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मास हमारे पास दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम, 2 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम, डिवाइडेड बाय जो मोलर मास है वो है N2 का 28। तो जब हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 10⁻³ से, सो इट विल कम आउट लाइक 0.714। तो हमारे पास N आ चुका है, Cp आ चुका है, डेल्टा Q यहाँ से आ जाएगा, N हमारे पास है 0.714 मल्टीप्लाई Cp का वैल्यू है हमारे पास 29.05 इंटू जो डेल्टा T है विच इज़ 45 एंड डेल्टा Q यहाँ से आ जाएगा। कैलकुलेट दिस एंड इट विल कम अराउंड 933.38 जूल। So option B is the correct option. Let's move to next. The electromagnetic waves can be produced by, electromagnetic waves कैसे produce होती हैं? A charged particle at rest, a charged particle moving with constant velocity, a charged particle moving with constant acceleration, a charged particle cannot produce electromagnetic waves. So देखो जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल लाइक सपोज इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जब वो करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, या सपोज दिस इज द फिक्स्ड पोजीशन, दिस इज द फिक्स्ड एक्सिस, दिस द फिक्स्ड एक्सिस, कोई फिक्स्ड एक्सिस या फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जब इसकी टू एंड फ्रो मोशन होगी, टू एंड फ्रो मोशन मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पता ही होगा कि जो पेंडुलम है, पेंडुलम जो है इस तरह से रोटेट करता है, तो ये जो इसकी पोजीशन रहती है यहाँ पे स्टार्टिंग वाली पोजीशन, ये इसकी मेन पोजीशन रहती है, मतलब ये फिक्स पोजीशन, ठीक है। तो ये जो मोशन होती है कुछ इस तरह से फिर इस तरह से, तो इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऐसी मोशन जो एक फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस के अराउंड होती है। तो जब चार्ज सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जब मूव करेगा एक फिक्स पॉइंट के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड वेव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास है, और फ्रीक्वेंसी को हम सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है यहाँ पे 8800 हर्ट्ज, और हमारे पास जो स्पीड है वो दे रखी है 352 मीटर पर सेकेंड। जो फ्रीक्वेंसी होती है v/λ, और हम यहाँ से लैम्डा निकालेंगे इट विल कम v/ फ्रीक्वेंसी। सो v हमारे पास दे रखा है 352 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 8800 एंड इट विल कम 0.04 मीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑलराइट, अ रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी 880 किलोहर्ट्ज, पावर इसकी दे रखी है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमने निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फार्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाय एच न्यू। पावर हमारे पास है, पावर है हमारे पास 10 किलोवाट, 10 किलोवाट मतलब 10 इंटू 10 वाट। ओके, बिकॉज किलो वाट को हम वाट में चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 10⁻³ के साथ। उसके बाद जो न्यू है विच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है 880 किलो हर्ट्स। तो किलो को फिर से 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको कैलकुलेट करें इट विल कम आउट लाइक 1.71 इंटू 10⁻31। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 1.71 इंटू 10⁻31। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
उसके बाद 3 ऑब्जेक्ट्स नेमली सॉलिड स्फीयर, अ हॉलो स्फीयर एंड डिस्क। 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास। पहला है सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, एक हॉलो स्फीयर है, एक खाली स्फीयर है अंदर से, और एक डिस्क है। ऑल हैविंग द सेम मास है इनका और सेम रेडियस है। प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ रफ inclined and release. What will be the least time in reaching the bottom place? जो बॉटम प्लेस है उस पर पहुंचने के लिए कौन सा जो है वो लीस्ट टाइम टेकन इन रीचिंग द बॉटम प्लेस, बॉटम पर पहुंचने के लिए सबसे कम टाइम कौन सा लेगा? सॉलिड स्फीयर फर्स्ट आएगा, या हॉलो स्फीयर पहले पहुंचेगा, या डिस्क पहले पहुंचेगी, या सारे जो है वो सेम टाइम पर पहुंचेंगे? तो बिकॉज सेम रेडियस, सेम एक तरह से मास है इनका, तो ये तीनों जो है वो सेम टाइम पर पहुंचने वाले हैं, सेम टाइम पर पहुंचने वाले हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है हमारा ml/t-2। टॉर्क का फार्मूला हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क होती है हमारी फोर्स, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस इसका फार्मूला होता है। फोर्स है हमारे पास ml/t-2 और डिस्टेंस होता है हमारे पास l, सो इट विल कम, यहाँ पे जो l है वो ऐड हो जाएगा ml/t-2। ओके, नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज रोलिंग डाउन फ्रॉम हिल एट अ सर्टेन हाइट, द बॉडी विल हैव, अगर एक बॉडी जो है वो रोल कर रही है एक हिल से रोल कर रही है, तो उसके पास कौन सी जो एनर्जी है वो होगी? तो देखो, ऊपर से जब नीचे जा रही है एट ए सर्टेन हाइट, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है क्योंकि ये किसी हाइट पर रखी हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सर्टेन हाइट, अगर हाइट पर है बॉडी अर्थ से तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी भी है इसके पास क्योंकि ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो बिकॉज काइनेटिक एनर्जी सिंपली डिपेंड करती है कि मोशन हो रही है मतलब वेलोसिटी है, तो ये हाँ इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। और तीसरी चीज क्या है? रोटेशनल एनर्जी, क्योंकि ये रोल भी कर रही है तो इसलिए इसके पास रोटेशनल एनर्जी भी है, तो आंसर होगा डी। ओके, कॉर्पस थ्योरी ऑफ लाइट, कॉर्पस थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो किसने डिस्कवर की है? तो ये डिस्कवर की है न्यूटन ने। कॉर्पस थ्योरी जो है वो किसने डिस्कवर की है? कॉर्पस थ्योरी जो है वो न्यूटन ने डिस्कवर की है। कॉर्पस थ्योरी में ये बोला गया है कि जो बेसिकली हमारे पास लाइट होती है, जो हमारे पास क्या होती है, लाइट होती है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम जो है वो कॉर्पस होता है। ठीक है, जिनका नाम क्या होता है? कॉर्पस होता है, इसी को कॉर्पस थ्योरी बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मोमेंटम एंड एसोसिएशन ऑफ डी ब्रॉगली? तो मोमेंटम और डी ब्रॉगली के बीच में जो है रिलेशन पूछ रहा है हमारा, रिलेशन पूछ रहा है। तो मोमेंटम जो होती है वो इनवर्सली डिपेंड करती है, तो द ग्राफ दैट विल शो दैट दिस, क्योंकि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, अगर एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो ये जो ग्राफ है लास्ट वाला ये दिखा रहा है हमें वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ विद द मोमेंटम। एक वैन जो है वो मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक इन नेक्स्ट 4 मिनट। मतलब एक कार मूव कर रही है इतनी वेलोसिटी से 40 किलोमीटर पर आवर से, और बाय अप्लाइंग अ ब्रेक इन नेक्स्ट 4, और जैसे ही ब्रेक अप्लाई करने के बाद 4 मीटर जो है वो तक वो मूव करी। वैन का जो वेट है वो है 2000 किलोग्राम। व्हाट विल बी द एवरेज फोर्स? फोर्स जो है वो कितनी होगी? तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमें चाहिए यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो देखो, स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी है वो कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। अब इस 40 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल कम आउट 11.11 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल में ब्रेक लग गई है इसलिए फाइनल वेलोसिटी है वो है 0। मास इसका ऑलरेडी है 2000 किलोग्राम। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b² - u² = 2as, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 11.11 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन मेरे पास है नहीं, और डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने? 4 मीटर, तो हम 4 डाल देंगे। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, इट विल कम आउट अप्रॉक्सीमेटली
15.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और यहाँ पे हम फोर्स का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास जो है वो है हमारे पास 2000 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन है हमारे पास 15.42। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल कम लाइक 3.1 10⁴ न्यूटन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, विच ऑफ दीज रिलेशन इज रॉन्ग, कौन सा जो रिलेशन है इसके अंदर वो गलत है। तो देखो 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है, 1 एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻13 जूल होता है, 1 न्यूटन जो है वो होता है हमारे पास 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है, विच इज द यूनिट ऑफ अ फोर्स। तो ये जो रिलेशन है वो गलत है, तो आंसर होगा हमारा डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लो ऑफ रेट ऑफ ए टैप ऑफ डायमीटर, जो वाटर जिस रेट से टैप से निकल रहा है वो है हमारे पास 3 लीटर पर मिनट, और जो डायमीटर है टैप का वो है 1.25 सेंटीमीटर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच इज ईटा 10⁻⁻3। सो हमारे पास जो नेचर ऑफ फ्लो कैसा है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करेंगे। रेनॉल्ड नंबर हमें बताएगा कि जो फ्लो है वो किस तरह का है। सो अगर यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर का जो वैल्यू है वो 2000 से ज़्यादा आएगा तो हमारे पास जो फ्लो है वो रहेगा टर्बुलेंट, अगर उससे कम आएगा तो बेसिकली जो फ्लो है हमारे पास रहेगा लैमिनर फ्लो। सो देखते हैं। सो जिसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो है 4 रो डेंसिटी रेट डिवाइडेड बाय पाई डायमीटर इनटू ईटा। देखो हमारे पास ईटा है, डायमीटर भी है, पाई का वैल्यू हमें पता है, डेंसिटी जो वाटर की है 10⁻³ होती है, जो रेट है वो भी दे रखा है हमारे पास, तो डाल देते हैं वैल्यू 4 इंटू जो वाटर का डेंसिटी होती है वो 10⁻³ होती है, मल्टीप्लाई जो रेट है, रेट मेरे पास है 3 लीटर पर मिनट, तो 3 लीटर पर मिनट को हम चेंज कर देते हैं 3 लीटर पर मिनट 3 मीटर पर मिनट, हाँ, तो 3 इंटू 10⁻⁻3 ये आ जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि मुझे इसको चेंज करना है मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर, मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर, और ये है 3 लीटर पर मिनट। सो 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 60, तो ये बन गया मीटर क्यूब पर सेकंड। सो इसके बाद पाई का वैल्यू 3.14 इंटू जो डायमीटर है विच इज़ 1.25 इंटू हमने इसको मीटर में चेंज करना है 10⁻² मीटर इंटू जो ईटा का वैल्यू है 10⁻³ है। सो इट विल कम आउट लाइक 5095 ग्रेटर देन 2000, तो 2000 से ज़्यादा आएगा ये वैल्यू। अगर 2000 से ज़्यादा आ रहा है तो फ्लो विल बी द टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, 2000 से ज़्यादा है ये वैल्यू नंबर तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। The built-in potential profile in the depletion region of p-n junction in equilibrium is shown is this। तो हमारे पास बोल रहा है यहाँ पे जो बिल्ट इन पोटेंशियल है वो है हमारे पास 0.6 वोल्ट का। हमसे पूछता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द लेफ्ट साइड ऑफ द p-n जंक्शन इज p टाइप, लेफ्ट साइड जो है वो p टाइप है और राइट साइड जो है वो n टाइप है, लेफ्ट साइड जो है वो n टाइप है और राइट साइड जो है वो p टाइप है। तो हम देखेंगे पहले तो हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे पता चलेगा हमें, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वैल्यू होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, बिल्ट इन पोटेंशियल भी डिवाइडेड बाय डिप्लीशन विड्थ 2 मल्टीप्लाई विड्थ जो हमारे पास बिल्ट इन पोटेंशियल है विच इज़ 0.6 और डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो हमारे पास दे रखा है 1 माइक्रोमीटर। सो 1 माइक्रोमीटर एंड इट विल कम आउट लाइक 12 किलोवाट पर सेंटीमीटर। सो बिकॉज हमारे पास जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है बोथ साइड्स वो है इक्वल, देन जो दोनों साइड्स हैं वो एक्चुअल में क्या है, इक्वली डोप्ड है, ठीक है, क्या है, इक्वली डोप्ड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ साइड्स आर इक्वली एंड यूनिफॉर्मली डोप्ड। ओके, सो
हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलॉन्ग इट्स एक्सिस। सो हमारे पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड इस तरह से। बोलता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टार्टिंग में बी है, करंट इज़ डबल, अगर करंट को हम डबल कर दें, सपोज करंट स्टार्टिंग में आई है और बाद में हो गया डबल यानी कि 2i, द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हार्ड। नंबर ऑफ टर्न्स पहले मान ली मैंने n, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ इज n, और बाद में हो गए n/2। तो न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड की, उसका फॉर्मूला है हमारे पास म्यू नॉट एन आई। अगर हम क्या करें कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उनको कर दें हाफ, यानी कि कर दें n/2, और करंट को कर दें डबल यानी कि कर दें 2i, देन जो नई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बी डैश विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यानी कि ये तो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड आ गई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n3 इक्वल टू n1, देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन फॉर द सेम ट्रांजिशन। सो वेवलेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है r/z² 1/n1² माइनस 1/n2²। सो यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे तो वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। सो यानी कि अगर हम वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लिथियम ये करें इक्वल टू z ऑफ लिथियम, उल्टा लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय z ऑफ जो भी हमारे पास है हाइड्रोजन स्क्वायर। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इक्वल टू 9/1, यानी कि हमारे पास अगर हम लिखें इसको तो यहाँ पे जो लिथियम का वेवलेंथ आएगा वो आएगा λ/9, यानी कि हाइड्रोजन की वेवलेंथ से λ/9 यानी कि 1/9 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज्ड होलोस्फेयर इज, पोटेंशियल जो है चार्ज्ड होलोस्फेयर के अंदर जो है वो सेम होता है एज ऑन द सरफेस। जितना सरफेस पर पोटेंशियल होता है सेम पोटेंशियल विल बी इनसाइड। ओके, सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। टू टेक द लॉन्गेस्ट पॉसिबल जंप एन एथलीट शुड मेक एन एंगल। देखो ये सबसे बड़ा जंप लेने के लिए जो मैक्सिमम एंगल होता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ वो होता है 45 डिग्री। तो आंसर विल बी 45 डिग्री विद द ग्राउंड। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 2 यूनिट मासेज आर प्लेस्ड एट अ यूनिट डिस्टेंस, अगर हमारे पास यूनिट मासेज जो हैं वो यूनिट डिस्टेंस पर, सपोज दिस इज 1 और ये मास भी यूनिट मास है, इसका मतलब ये भी 1 और ये भी कितना हो जाएगा 1। तो पूछ रहा है हमसे कि जो अट्रैक्शन है बिटवीन देम किसके बराबर हो जाएगी। सो जब हमारे पास यूनिट मास होता है और हमारे पास होता है यूनिट लेंथ, तब हमारे पास जो अट्रैक्शन है, जो लाइक फोर्स है, वो बराबर हो जाएगी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन ही ये है कि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तरह से फोर्स जब हमारे पास है यूनिट मासेस हैं और यूनिट लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कितना होगा फेज डिफरेंस? अगर फेज डिफरेंस की बात कर रहा है तो फेज डिफरेंस विल बी, फेज डिफरेंस होता है हमारा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा वो पूछता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो रहेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन ए सीरीज ऑफ रेजोनेंट सर्किट द AC वोल्टेज अक्रॉस R, हमारे पास एक LCR सर्किट है, उसमें हमारे पास वोल्टेज दे रखा है R के अक्रॉस यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 वोल्ट, इंडक्टर के अक्रॉस 10 वोल्ट और कैपेसिटर के अक्रॉस भी 10 वोल्ट। तो बोलता है कि जो AC सप्लाइड है वो कितनी होगी। AC सप्लाइड है मतलब हमने निकालना है यहाँ पे बेसिकली वोल्टेज का वैल्यू। तो हमारे पास एक फार्मूला है कि जो टोटल वोल्टेज है वो होता है अंडर रूट जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है प्लस जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है माइनस जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है इक्वल टू अंडर रूट हमारे पास रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 5 स्क्वायर प्लस इन दोनों के अक्रॉस जो इंडक्टर और कैपेसिटर है उनके अक्रॉस सेम ही है 10, तो दिस विल बी निगलेक्टेड, तो वोल्टेज विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट। तो आंसर विल बी 5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं अ मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट दे रखी है हमारे पास और डिफ्लेक्टेड थ्रू 30 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन, द रिक्वायर्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितनी होगी। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है म्यू बी एच साइन थीटा। म्यू जो है हमारे पास होती है डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट 2 दे रखी है, मल्टीप्लाई जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी दे रखा है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ साइन 30 डिग्री, सो इट विल कम आउट 0.8 10⁻⁻⁴ साइन 30 इज 1/2, तो इट विल कम आउट 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। सो द आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सरफेस। तो जब हमारे पास सपोज हमने फोर्स इस तरफ को लगाया तो फ्रिक्शन का काम होता है कि फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है। सपोज इस मास m पर जो है वो फोर्स लग रही है F वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, तो जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को रोकेगा, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो जो भी हमारे पास फोर्स लग रही है अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। सो आंसर विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस तरफ को मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर अलाउड टू फॉल थ्रू अ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ वोल्टेज 5 वोल्ट एंड सेपरेशन डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास। कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होगा 2h/a। सो हमारे पास जो फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है ma, लेकिन अगर हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है E इंटू ई, यानी कि चार्ज मल्टीप्लाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो A का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास E/m। ऑल्सो अगर हम लोग E का वैल्यू भी देखना चाहते हैं तो E का वैल्यू होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स, तो 5 इंटू 10⁻³ वोल्टेज दे रखी है 5 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस भी दे रखा है 1 मिलीमीटर को चेंज कर देंगे हम मीटर के अंदर 10⁻³ सो इट विल कम आउट लाइक 5000 वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज E। अगर हम इस E को यहाँ डालेंगे एंड फर्दर TE कैलकुलेट करेंगे देन TE विल कम आउट लाइक 2h/a का वैल्यू हमारे पास है E और ये जो m है वो जाएगा ऊपर। ओके, सो E का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, h हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, m जो है मास है और E जो है वो चार्ज है। तो जब आप डालोगे इस वैल्यू को तो इट विल कम आउट लाइक 1.5 इंटू 10⁻⁹ which is approximately equal to 1.5 nanosecond. 1.5 nanosecond. Okay, same thing you can try for time of flight of proton. Time of flight of electron जो है वो आ चुका है which is 1.5 nanosecond. Okay, let's move to next. मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास 20
kilohertz and is used to moderate a carrier of frequency 1 megahertz. Calculate the difference between the two bands produced. दोनों बैंड के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस D विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास दो बैंड्स बनेंगे, एक तो बनेगा 1 मेगाहर्ट्ज प्लस 20 किलोहर्ट्ज और माइनस 1 मेगाहर्ट्ज माइनस 20 किलोहर्ट्ज, दो बैंड्स बनेंगे। 1 मेगाहर्ट्ज को अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 मेगाहर्ट्ज यानी कि 1000 किलोहर्ट्ज, तो यहाँ पे 1000 और 20 हो गया 1020 किलोहर्ट्ज, माइनस यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज हो गया 1000 किलोहर्ट्ज, 1000 माइनस 20 980 किलोहर्ट्ज इक्वल टू 40 किलोहर्ट्ज, 40 किलोहर्ट्ज। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। A light rays from an object falls on a surface and get reflected in a completely diffused manner. बोलता है कि जो लाइट है वो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट से फॉल करी एक सरफेस के ऊपर एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन अ कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर, डिफ्यूज्ड मैनर में जो है वो रिफ्लेक्ट करी। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज जो है वो किस तरह की बनेगी। सो इमेज जो है हमारे पास बनेगी इस यहाँ पे, जो देखो जब भी हमारे पास डिफ्यूज्ड सरफेस होता है तो डिफ्यूज्ड सरफेस, देखो कभी भी रिफ्लेक्शन के लिए एक स्मूथ सरफेस चाहिए ताकि जो लाइट है वो आए और लाइट जो स्ट्राइक करे एंड लाइट जो है वो उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। लेकिन जब हमारे पास होगा एक डिफ्यूज्ड सरफेस लाइक डिफ्यूज्ड सरफेस, देन जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन कभी हो ही नहीं पाएगा। सो देयर शैल बी नो इमेज फाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज किलोवाट आवर अ यूनिट ऑफ किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है। सो ये यूनिट होता है हमारे पास एनर्जी का। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के बारे में, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ओनली ट्रू फॉर द प्लेन मिरर। द प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज, प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। सो पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो प्लेन मिरर के लिए सही है। सो द स्टेटमेंट डी, द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट बनती है। अ कार इज मूविंग विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 450 इन 5 सेकंड के अंदर, फर्दर इट कवर 700 मीटर इन 10 सेकंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार का जो एक्सेलरेशन है वो निकालना है हमने। तो देखो हमारे पास स्टार्टिंग में कार जो है वो उसने डिस्टेंस कवर किया है 450। हमारे पास एक फार्मूला है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो डिस्टेंस जो है वो 450 इक्वल टू हमारे पास टाइम है 5 सेकंड, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, सो हम इसको यू ही लिखेंगे, हाफ एक्सेलरेशन मेरे पास ए इंटू 5 स्क्वेयर इक्वेशन 1। अब जो कार है वो 700 मीटर और डिस्टेंस कवर करती है। जब हमारे पास 700 मीटर और डिस्टेंस कवर करेगी तो 450 प्लस 700 इक्वल टू, अब ये कर रही है किसमें 10 सेकंड के अंदर, देन 10 यू मेरे पास फिर से नहीं है, हाफ ए इंटू 10 स्क्वेयर। ओके, सो ये बन जाएगा मेरे पास, बन जाएगा 1000, इट्स लाइक 1150 इक्वल टू 10 यू प्लस हाफ ए इंटू 10 का स्क्वायर। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे इट विल कम आउट लाइक यू इक्वल टू 65 मीटर पर सेकंड। आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो एंड जो एक्सेलरेशन रहेगा वो रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज स्विच्ड, देन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का उसको बंद कर दें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो किस तरह से इफेक्ट करेंगी। सो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ टाइम के लिए रहेंगी, कुछ टाइम के लिए जो मैग्नेट है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, क्योंकि हम लोग क्या कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली क्या हटा देंगे। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहेंगी लेकिन उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, रिमेन फॉर फ्यू मिनट्स। एन इन्फानाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ, फील्ड का
वैल्यू जो है वो दे रखा है एट ए डिस्टेंस, फील्ड का वैल्यू दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। सो कैसे करेंगे, तो इन्फानाइट लाइन चार्ज के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है लैम्डा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। जैसे ये हमारे पास सपोज दिस इज अ लाइन चार्ज, सॉरी इसको इरेज कर दिया जाए, ये इरेज नहीं हो रहा। सो एक और लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज ये लाइन है, लाइन चार्ज है हमारे पास, इसके ऊपर चार्ज है प्लस, और यहाँ पे एक पॉइंट है कोई P। इस पॉइंट P पर इस पूरे लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो होती है लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2πr जो होता है वो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, एंड एप्सिलॉन जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। सो हमारे पास दे क्या रखा है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है, तो हमने निकालना है लैम्डा। लैम्डा विल E मल्टीप्लाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास E का वैल्यू भी है, हमारे पास 2πr का वैल्यू भी है, 2 सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे मीटर के अंदर, एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है हमारे पास 8.854 इंटू 10⁻⁻12। सो जब हम ये सारे वैल्यूज डाल देंगे इट विल कम 10 माइक्रो कूलम। सो 10 माइक्रो कूलम। अ बुलेट 20 ग्राम हैज़ एन इनिशियल स्पीड, बुलेट है उसकी जो स्पीड है इनिशियल स्टार्टिंग स्पीड वो है 1 मीटर पर सेकंड। जस्ट बिफोर इट पेनिट्रेट्स अ मड वॉल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर मड वॉल में ये जाकर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग, हाँ 20 सेंटीमीटर थिकनेस वाली मड वॉल को ये पेनिट्रेट करती है। इफ़ द वॉल ऑफर्स अ मीन रेजिस्टेंस, अगर इसका रेजिस्टेंस इतना है यानी कि इतनी फोर्स एक्सर्ट करती है, द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल इज, जब वो पेनिट्रेट कर जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी बुलेट की, ये जानना चाह रहा है। सो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला है वो है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें देन इट विल बी फोर्स बाय मास, और हमारे पास फोर्स तो दे रखी है -2.5 इंटू 10⁻⁻²। बिकॉज ये हमारा रेजिस्टेंस है तो ये वॉल जो है वो उतना रेजिस्टेंस लगाएगी इस बुलेट के ऊपर, डिवाइडेड बाय मास जो है वो 20 ग्राम है तो 20 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मीटर में चेंज करना है। इट विल कम आउट लाइक 5.5 डिवाइडेड बाय 4, माइनस इसलिए क्योंकि बुलेट और जो वॉल है उनके जो फोर्स लगाने की डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी। नाउ विल यूज b² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, देन द फार्मूला b² इज इक्वल टू, क्योंकि फाइनल स्पीड निकालनी है, देन 1 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास -5/4 आएगा, इंटू डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी कितना 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻3। सो इट विल कम आउट लाइक 0.7 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ O2 और H2 की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। सो O2 की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो H2 की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, सीधा फार्मूला यूज करेंगे 3RT बाय मास जो होता है O2 का दैट विल बी 32 डिवाइडेड बाय 3RT, क्योंकि टेम्परेचर और R जो गैस कांस्टेंट है वो तो सेम ही रहेगा। जो H2 का मास है दैट विल बी 2, यहाँ पे जो 3RT है 3RT विल कैंसिल आउट, ये बचेगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 32 1/16, और 1/16 यानी कि 1/4 बचेगा रूट से बाहर जब निकलेगा। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम वन बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। लो से हाई टेम्परेचर की ओर जो हीट है वो अपने आप ट्रांसफर नहीं होगी। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि अगर कोई बॉडी है जो लो टेम्परेचर है, सपोज इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है और इसका 20 डिग्री है, तो 10 से 20 की ओर जो है हीट का फ्लो नहीं होगा, विच इज द स्टेटमेंट ऑफ अ सेकंड लॉ।
NPN bipolar junction BGT is operating at active region in the reverse bias. रिवर्स बाइस मोड में बेस कलेक्टर जंक्शन इज इंक्रीज्ड. अगर हम रिवर्स बाइस अक्रॉस द रिवर्स बाइस इंक्रीज कर दें बेस कलेक्टर के अक्रॉस, देन what will happen? सो NPN जंक्शन है हमारे पास. N यानी कि यहाँ पे नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे पॉजिटिव और ये फिर से नेगेटिव. सो बोलते हैं कि अगर हम बेस, ये जो है बेस और कलेक्टर के अक्रॉस जो है रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज कर दें, देन व्हाट विल हैपन. सो जो इफेक्टिव बिड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो करंट है, करंट गेन है वो इंक्रीज हो जाएगा अक्रॉस द एमीटर. तो एमीटर के अक्रॉस जो करंट वो ज़्यादा हो जाएगा और जो बिड्थ है वो क्या हो जाएगी, इनके बीच में डिक्रीज हो जाएगी. लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एंड साउंड बट वेव्स कैन नॉट. जो लाइट है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है लेकिन साउंड वेव्स, बिकॉज दे नीड अ मीडियम टू ट्रैवल. जो साउंड वेव्स हैं उनको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, इसलिए वैक्यूम में कभी साउंड नहीं आती. सो साउंड वेव्स जो होती हैं वो तो यहाँ पे साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम. ऑप्शन विल बी चेंज्ड. रिक्वायर अ मीडियम. साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम या फिर साउंड वेव्स होती हैं वो उनके पास एक्चुअल में वो वैक्यूम के अंदर नहीं चल सकती, क्योंकि वैक्यूम में किसी भी तरह के कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 कूलम का एक चार्ज है और वो रखा है 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए साइड 10 सेंटीमीटर. ओके, सो फिगर नहीं है हमारे पास. फिगर कुछ इस तरह से बनेगी. यहाँ पे कहीं सेंटर में रखा हुआ है ये चार्ज 10 कूलम का और नीचे वाले से 5 सेंटीमीटर दूर है. सो हमारे पास जो फ्लक्स है उसका फार्मूला है एज बी नो, फ्लक्स इज E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. सो चार्ज मेरे पास दे रखा है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रो में है तो चेंज करेंगे हम इसको. 10 रेज़्ड टू पावर -5 बचेगा. एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मुझे पता है 8.854 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -12. क्योंकि इसके पास 6 फेजेस हैं तो ये जो फ्लक्स है वो 6 फेज का फ्लक्स है, तो एक फेज का फ्लक्स आ जाएगा 1/6 से मल्टीप्लाई करके. सो इट विल कम आउट लाइक 1.88 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. सो अ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.49 इज emerged in a certain liquid. For the lens to act as a अगर ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट एक्ट करना है, व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो प्लेन शीट जब एक्ट करना है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बराबर होना चाहिए. सो इक्वल टू 1.49 बराबर होना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.